बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या ये क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों लिखते हैं, इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो इसमें जो पहली चीज़ है कि ये होता क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें मैंने बताया था आपको कि सनॉप्सिस क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ये भी उसी की फॉर्म है एक। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ सनॉप्सिस, यानी सनॉप्सिस की ही एक फॉर्म है टू गेन फंड्स, टू obtain फंड्स, टू फैसिलिटेट डिपार्टमेंट्स टू रन रिसर्च। यानी कि हमने कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, वो उससे हमें फंड्स मिलेंगे डिपार्टमेंट को, स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को और रिसर्च पर्पस के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। आप इधर साइड पे देख रहे हैं, राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें फर्स्ट है HEC, सेकंड है PSF और थर्ड है पार्क। यहाँ से HEC मीन हायर एजुकेशन कमीशन, PSF मीन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और पार मीन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड या पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड, ये दोनों चलते हैं। इसमें तीनों में ये 3 फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट लिखते हैं, उनको इन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करवाते हैं। ये अपने अनाउंस करते हैं अपने प्रोजेक्ट के, आप डेट अनाउंस करते हैं कि इस डेट के अंदर अंदर हर साल का आप प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। और उसमें से कुछ चूज़ होते हैं, सारे नहीं होते, जो उन्हें रिलायबल लगते हैं, जो गुड रिसर्च लगती है, जिसका आउटकम्स अच्छे लगते हैं, तो उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करके और फिर फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वो फंडिंग पहले यूनिवर्सिटी अकाउंट में आती है, फिर हम उसको फर्दर यूज़ के लिए करते हैं कि केमिकल ले लिया, ग्लासवेयर ले लिया, इक्विपमेंट ले लिया फॉर MS और PhD रिसर्च वर्क आल्सो। समझ आइए। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस, ये सिनॉप्सिस की ही तरह का एक है। सिनॉप्सिस होता है 10 से 15 पेजेस का, ये थोड़ा उससे बड़ा होगा। टू गेन फंड्स, टू स्टेट स्टूडेंट टीचर्स डिपार्टमेंट फॉर फंड्स रिसर्च, फॉर रिसर्च पर्पस। अब क्या है कि ये जो वेबसाइट्स हैं, इनको जब हम ओपन करेंगे HEC.com, ESF.1 पार, तो उस पर प्रपोजल टाइप या रिसर्च प्रोजेक्ट टाइप मांगते हैं, वहाँ सारा शो हो रहा होगा, आप वो चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट्स। तो HEC का तो आपको वैसे ही पता है, जो पूरी एजुकेशन को, ऑल यूनिवर्सिटीज़ को डील करती है। PSF पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन एक इदारा है जो न सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को डील करता है, एज वेल एज रिसर्च इदारे जिस तरह यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है या NIAB है या NIPG है, उनको भी डील करते हैं ये दोनों, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड भी और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन भी। तो इसमें यह है कि इसमें दो बंदे एट द सेम टाइम काम करते हैं। टू पर्सन कैन वर्क, जिसमें एक PI होता है जिसको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, एक PI होता है, को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उसको कहते हैं। ये दो बंदे इसके साथ अटैच होते हैं। मेन जो होता है वो PI होता है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। वो को PI क्यों रखना ज़रूरी है कि बाद का PI अवेलेबल नहीं होता, या किसी सिलसिले में बाहर गया होता है, या कोई बीमारी की वजह से नहीं आ सकता यूनिवर्सिटी, तो को PI इस प्रोजेक्ट को रन कर सके, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, इसलिए ये दो बंदे चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल इन दोनों की, इनकी CV अटैच होती हैं। और ये जो प्रोजेक्ट बनाने का तरीकाकार है कि अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल मैं सीरियल पे काम करता हूँ, सीरियल पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए जो मैं को प्रिंसिपल रखूँ वो भी सीरियल से रेलिवेंट हो, यानी मेरी अदम मौजूदगी में वो प्रोजेक्ट चला सके, वो फ़ंड कलेक्ट कर सके, वो फ़ंड का यूज़ कर सके। तो ये चीज़ें हैं कि पर्सनल डिटेल, अगर तो सेम फील्ड का है तो वो प्रेफरेंस मिलती है, किसी की तरफ से भी वो फंड इजीली दे देते हैं। अगर मैं सीरियल पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मैं फैट एंड ऑयल का बंदा रख लूँ या डेयरी का रख लूँ, तो दैट इम्पैक्ट्स रॉन्ग।
नेक्स्ट है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइटल हर चीज़ का होगा। इसके 3 करैक्टरिस्टिक होंगे। उसमें आपको पता है कि फर्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है वो है अट्रैक्टिव, ब्रीफ और इनोवेटिव। यहाँ भी सेम ही होंगे। उसके बाद एक समरी है अकॉर्डिंग टू 3 ऑर्गेनाइजेशन 10 to 15 लाइन, यानी 10 से 15 की, जिसको एब्स्ट्रैक्ट भी आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हर जो इनके परफॉर्मे अलग बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं, एचजीसी का परफॉर्मा डिफरेंट है और पार्क का डिफरेंट है और पीएसएफ का डिफरेंट है। कोई समरी का वर्ड यूज़ करता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट का करता है, कोई कुछ करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मा हमने चलना है। कोई अगर समरी का यूज़ करे वो भी 10 से 15 लाइन है, एब्स्ट्रैक्ट है वो भी 10 से 15 लाइन है। यानी ओवरऑल प्रोजेक्ट की आपने एक 10 से 15 लाइन में समरी पेश करनी है कि ये हमने करना है फ्यूचर में, इसका ये ऑब्जेक्टिव है और ये इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इस तरह की एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, इस तरह की एक समरी बनानी है। उसके बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस अखज़ करना जिसको कहते हैं, फ़र्ज़ करना, ठीक है। यानी कोई अगर हम एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या एक फ्रूट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम यूज़ करते हैं वाटरमेलन, कि हम वाटरमेलन यूज़ करते हैं अगेंस्ट कोलेस्ट्रॉल। तो हाइपोथेसिस ये होगा कि वाटरमेलन मे और मे नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट कोलेस्ट्रॉल। मे और मे नॉट बी, ये वर्ड यूज़ करना है आपने जब भी हाइपोथेसिस बनाना है। यानी कंफर्मेशन नहीं है अभी आप जस्ट एक मफरूज़ा कायम कर रहे हैं कि वाटरमेलन कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट इफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी। तो हाइपोथेसिस यही होता है, कंफर्मेशन नहीं होती 100%। अभी जस्ट आपने एक मफरूज़ा कायम किया है जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद इसमें आएगा इंट्रोडक्शन, जिसको हम नीड फॉर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट कि कितना होना चाहिए। नॉर्मली 1.5 पेज होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट डिटेल ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। 1 पेज का भी हो सकता है, 2 का, 2.5 का भी हो सकता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि क्या होता है कि परफॉर्मे में उन्होंने स्पेस छोड़ी होती है, जितना वो स्पेस होगी उसके मुताबिक आपने वहाँ इंट्रोडक्शन लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसके अंदर बैकग्राउंड आएगा। बैकग्राउंड मस्ट बी गिवन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको कहते हैं। तो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं, वही लिटरेचर रिव्यू यहाँ होगा। बैकग्राउंड मस्ट बी गिवन, यानी प्रीवियस लिटरेचर रेलिवेंट टू योर वर्क शुड बी गिवन, समझ आ गई, मस्ट बी गिवन। और उसमें कोशिश करें कि लेटेस्ट रेफरेंस ऐड करें। अगर आप 2020 में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें 2020 के रेफरेंस भी होने चाहिए, 19 के भी, 18 के भी, यानी जो रिसेंट रिसर्च कंटिन्यू है आजकल दुनिया में, उस पर आपने फोकस करना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ये 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हर उसमें, नॉर्मली यही एवरेज चल रही है, 2 to 3 ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा नहीं बनाने, डिटेल नहीं बनानी और इतने कम भी ना हो कि एक ही हो, ठीक है। तो नाम एवरेज रखने हैं। उसके बाद एक हेडिंग है एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्ट यानी अभी हमारे 100% कन्फर्म तो नहीं, अभी तो हमने रिसर्च की नहीं, अभी तो हम सिर्फ मफरूज़ा कायम कर रहे हैं। तो अभी हम तो पॉसिबल वे ही दे सकते हैं ना कि ये आउटकम्स आएंगे कि वाटरमेलन इफेक्टिव होगा कोलेस्ट्रॉल के, उसके अंदर ये कंपाउंड पाया जाता है जो अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली। तो अभी तो जस्ट हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि ये आउटकम्स आ सकते हैं, कुड बी कम, ठीक है, कंफर्मेशन नॉट। उसके बाद मेथडोलॉजी, ये आपने फ्यूचर टेंस में देनी है। सिनॉप्सिस भी आपको पता है कि वो भी फ्यूचर टेंस में होता है और रिसर्च प्रपोजल भी फ्यूचर टेंस में होता है। तो इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ, जब मैंने आपको पढ़ाया स्टार्ट में, ये देखें, इट इज़ द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस, क्योंकि ये सिनॉप्सिस की फॉर्म है तो इट शुड बी इन फ्यूचर टेंस, क्योंकि अभी आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, आपने रिसर्च शुरू नहीं की, आप ना प्रेजेंट में हैं ना फ्यूचर में हैं। फ्यूचर में तो कह सकते हैं ना पास्ट में, ठीक है। अभी आप बना रहे हैं, एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और उसको आपने परफॉर्म करना है आफ्टर गेटिंग योर फंड्स, आफ्टर गेटिंग योर प्रोजेक्ट। तो इसमें विल भी यूज़ होगा, ठीक है। और कंप्लीट मेथड,
मेथोडोलॉजी देनी है, यानी उसमें पता लगे कि जो जो आपने मेथड यूज़ करना है उसकी कंप्लीट डिटेल आपने देनी है। ठीक है, ये नहीं कि एक से दो पेज दे देने हैं या एक दो मेथड एक्सप्लेन कर देने हैं, बाकी नहीं करने, सारे ही एक्सप्लेन करने हैं। उसमें आपने अपनी ट्रीटमेंट प्लान भी देनी है कि मैंने कितनी ट्रीटमेंट बनानी है। ठीक है, ओवरऑल 1 to ऑयल प्रोटीन करनी है, फैट करनी है, कोई मॉइस्चर कंटेंट करने हैं, उन सब की डिटेल देनी कि कैसे करने हैं, कौन सा मेथड फॉलो करना है, कौन सा साइंटिस्ट फॉलो कर रहे हैं आप, उस साइंटिस्ट का फिर आपने रेफरेंस कोड करना है। और अगर कोई महंगा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल देनी है, फॉर एग्जांपल HPLC, GCMS, हाई परफॉर्मर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी, उसमें कौन सी उसकी फिर आगे कंडीशंस कैसी हैं, कौन सा कॉलम आपने यूज़ करना है, कौन सा डिटेक्टर, और ये सारी चीज़ें किस लैब में अवेलेबल हैं। ठीक है, और कहाँ जाके आप काम करेंगे, क्या कोप PPI जो आपने चूज़ किया है उसके लेबॉर्ट्री में है या आपकी अपनी लेबॉर्ट्री में है या आउट ऑफ डिपार्टमेंट यूज़ करना है। अगर आउट ऑफ डिपार्टमेंट किसी इदारे का यूज़ करना है तो उसका कोई लेटर दिखाएं कि उन्होंने आपको परमिशन दी है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करनी होती हैं, तब जाके वो उनको थोड़ा सा ओके होते हैं कि वो आपको फ़ंड दे सकें। उसके बाद है इसमें स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन भी मेंशन करने हैं साथ में कि कौन सा, मैं पढ़ा चुका हूँ कि CRD लगेगा, RCPD लगेगा, अनोवा लगेगा, LSD लगेगा, DMR लगेगा, या कौन सा आप डिज़ाइन इस पर अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि अभी आपने चूज़ करना है, बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया इसको अच्छी तरह ध्यान से ये बनाना होता है मेथड, डिज़ाइन मेथडोलॉजी। बाकी चीज़ें फिर भी आगे पीछे बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन ये चेंज नहीं होती मेथडोलॉजी। उसके बाद है बजट डिटेल। ये भी हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग है बजट डिटेल। मतलब जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसका ऑनरेरियम। ठीक है, को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उसका ऑनरेरियम, जो रिसर्च के स्टूडेंट आपने इन्वॉल्व करने हैं दरमियान में, फॉर एग्जांपल रिसर्च एसोसिएट रखना है या वाइक रखना है, 2 रखने हैं, उसको पर मंथ आपने कितना देना है, क्योंकि आप यू आर बिजी इन टीचिंग, यू आर बिजी इन रिसर्च, तो आप तो नहीं ये चला सकते। तो जाहिर है इट्स मीन आपका कोई स्टूडेंट वर्क करेगा इस पर, वो अपनी डिग्री भी साथ चलाएगा और ये भी चलाएगा और उसको इसका पे किया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल है कि स्टूडेंट मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस टाइम HEC के, तो इस टाइम 2 स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं और वो 25,000 पर स्टूडेंट ले रहा है पर मंथ। ठीक है, तो वो साथ साथ अपनी PhD भी कर रहे हैं अपनी, और इसकी रिसर्च भी कर रहे हैं। तो इसकी फिर सारी डिटेल होती है कि कैसे करना है। तो 2 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रख सकते, मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, वहाँ एक ही होता है मैक्सिमम प्रोजेक्ट में। तो इसको देना ज़रूरी है। पर टोटल यानी आपने प्रोजेक्ट की पता नहीं अगर 2 है वो काउंट करके लिखना है, लेकिन जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को या को PI को मिलता है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक ही दफ़ा मिलता है, वह हर पर ईयर नहीं मिलता। तो उसके बाद ये है कि आपने जो इक्विपमेंट लेना है उसकी डिटेल देनी है कि कौन सा इक्विपमेंट लेना है, और वो कंफर्म करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो पहले अवेलेबल नहीं और वो कितने का आएगा। उसकी एस्टिमेटेड प्राइस लिखनी है, कोटेशन लिख के देनी है कहीं से, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जो इक्विपमेंट को डील करती है। ठीक है, तो कोई अच्छी कंपनी से उसकी कोटेशन के साथ मेंशन करनी है, और कोशिश करनी है कि वो कुछ प्राइस आप बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि डॉलर की कीमत डेली बढ़ती है। उसके बाद ये है बेटे कि जब केमिकल लिखने हैं वो कितने लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं, उसकी लिस्ट ऑफ केमिकल देनी है, लिस्ट ऑफ ग्लासवेयर देनी है, फिर उन दोनों की प्राइसेस लिखनी है कि ये एस्टिमेटेड हमारी ये प्राइसेस हैं कि ये 3 लाख में कवर होंगे या 5 लाख में होंगे या 10 लाख में होंगे। इसी तरह ग्लासवेयर का है वो उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, लिस्ट कौन सी है, और सारी डिटेल आपने वो देनी है। उसके बाद ये है कि आपने स्टेशनरी चाहिए आपको, या आपने कोई ट्रैवलिंग करनी है, या आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, इन सब की डिटेल विद कोटेशन आपने अंदर देनी है बजट की, क्योंकि जो बजट एक दफ़ा अप्रूव हो गया बाद में वही आपको मिलना है, ना उससे कम मिलना है ना ज़्यादा मिलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें केमिकल ग्लासवेयर। उसके बाद आप कोई भी मतलब एनिमल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें रैट्स यूज़ करने हैं, तो उस पर कितना आपका एक्सपेंडिचर आएगा वो आपने कैलकुलेट करके साथ किसी कंपनी की
कोटेशन मेंशन करनी है कि मुझे इतने एनिमल चाहिए, रैट्स चाहिए, और फिर उनकी इतनी डाइट चाहिए, उन डाइट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सब कुछ 1 to 100 ऑल चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है बजट डिटेल के अंदर, ठीक है। तो उसमें आपने अगर कोई पेपर पब्लिश करवाना है उसकी भी डिटेल है कि उस पर इतना एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई और चीज़ रेलिवेंट टू योर प्रोजेक्ट परचेज करनी है तो वो भी आपने मेंशन करनी है, यानी बजट डिटेल अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एच से लेना है तो उसका परफॉर्मा इंटरनेट पे उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अगर आपने PSF से लेना है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से, तो उसकी वेबसाइट पे वो परफॉर्मा अवेलेबल होगा। और अगर आपने पार्प से लेना है, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड से, तो तीनों के परफॉर्मेंस डिफरेंट हैं। वो अगर आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी उसके लिए कि आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आप नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहाँ आप लिखेंगे जो HEC में डील कर रहे हैं वो NRPU HEC लिखें तो अवेलेबल हो जाएगा। NRPU ये एक टर्म है, NRPU, इसे मेरा ख्याल बनता है नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़, नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम HEC। तो ये NRPU आप लिखेंगे और HEC लिखेंगे, वो परफॉर्मा बाहर आ जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन पे रिसर्च प्रोजेक्ट और PSF परफॉर्मा लिखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह पार परफॉर्मा और रिसर्च प्रोजेक्ट लिखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। उसमें यही सारी डिटेल होंगी। सिर्फ मसलन एक में समरी है तो एक में एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, एक में इंट्रोडक्शन है तो एक में बैकग्राउंड आ जाएगा या नीड फॉर प्रोजेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो सिग्निफिकेंस आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आउटकम है तो कंक्लूजन क्या आपका आएगा वो आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें, और जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में इक्विपमेंट अवेलेबल है उनकी लिस्ट भी देनी होती है, और जो आपको चाहिए उनकी भी देनी होगी। तो ये था, ये आप ये लोकल लेवल पे भी फंड अप्लाई कर सकते हैं, और सेम टू सेम आप इंटरनेशनल लेवल की कुछ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, ठीक है। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है IFS है, उसमें मैंने भी अप्लाई किया, वो लोग भी कर सकते हैं। और भी हैं उसमें एक हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक बुक पड़ी हुई है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिहाज से, उसमें वर्ल्ड वाइड ऑल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है। अगर हम वो उन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं, अगर उनको अच्छे लगेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, और आपको फ़ंड प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉजिटिव आउटकम्स के लिए, ठीक है। इसमें तासुब नहीं है, इसमें आप कहीं भी इंटरनेट पे बैठ के किसी भी तरीके से वो फ़ंड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं जिस कंट्री की वो ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो उसमें ये है कि एक पूरा तरीकाकार होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। बनाने के बाद उसका प्रिंट निकालना है, उसको थ्रू प्रॉपर चैनल आपसे साइन करवाने हैं कि आपको कंफर्म करना होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के परमानेंट अप्लाई हैं। आपके डीन के, आपके HOD के, आपके डायरेक्टर के, आपके वाइस चांसलर के, सबके सिग्नेचर होंगे उस पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को उसको स्कैन करके उन साइंस वाले पेज को और साथ बाकी सारे प्रोजेक्ट को आप बाहर की फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करवा देंगे, या बात ईमेल करते हैं तो उसके बाद 2 to 3 मंथ बाद उनका जो रिप्लाई आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड या हैज़ बीन रिजेक्टेड, जो भी उनके जो आफ्टर रिव्यू वो करेंगे। तो ये सारी डिटेल इंटरनेशनल के लिए है। नेशनल के लिए आपने इसी तरह साइन करवा के हार्ड कापी भेज देनी है, बल्कि जबकि इंटरनेशनल में आपने ज़्यादातर सॉफ्ट कॉपी भेजनी होती है कि साइन करवा के स्कैन करके आपने ये सारी डिटेल भेज देनी है। तो इसमें स्पेशली आपने फोकस आउटकम्स पे करना होता है, क्योंकि सब कुछ वो जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उसकी बेस पे वो फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मोस्टली वो ज़्यादातर फोकस ही इस पे करते हैं कि आपके जो पॉसिबल या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, तो वो उनका कोई फ़ायदा भी होगा वर्ल्ड वाइड, या किसी भी इदारे को, या किसी भी यूनिवर्सिटी को, या किसी भी आम इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, कंज्यूमर को। तो उसके जो अगर फ़ायदा है तो वो फ़ंड प्रोवाइड कर देते हैं। अगर फ़ायदा उन्हें नज़र नहीं आ रहा होगा तो योर प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। तो ये था बेटा आज का हमारा
रिसर्च प्रोजेक्ट पे हमारा लेक्चर। तो इसके बारे में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय फ़ोन नंबर, ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये अगर समझ आ गई है तो इट्स ओके। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ तक अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।